हम दोनों उस छोटे से शहर में एक ही मोहल्ले में साथ साथ ही बड़े हुए थे। मैं महात्मा गांधी माध्यमिक कॉलेज में पढ़ता था और तुम खालसा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। कॉलेज में प्रवेश करने से पहले मैं तुमको सिर्फ अपने पड़ोसियों की एक बेटी के रूप में ही देखा करता था, क्योंकि तब तक जवानी की वो भावनाएं मन में नहीं आई थी जिनसे प्रेम उत्पन्न होता है। जिस दिन मैं पहली बार कॉलेज जा रहा था, मैं खुद को काफी बड़ा महसूस कर रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम भी जिस दिन पहली बार अपने कॉलेज जा रही थी तो तुम कॉलेज की ड्रेस की सलवार कमीज पहनी खुद को भी खास ही महसूस कर रही होगी। उसके बाद तो हर दिन ही कॉलेज जाते समय और आते समय हम दोनों एक दूसरे को दूर से नजरों ही नजरों में देखते थे और कभी कभी मैं हल्के से सर हिला देता था और तुम भी कभी कभी सर हिलाकर जवाब दे दिया करती थी। समय बीतने लगा। बीए पास करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। मैं वहाँ एक किराए का कमरा लेकर रहता था। 3 महीनों के बाद जब पहली बार मैं घर आया तो मुझे मालूम चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई थी। मैं हैरान हुआ था जब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मंजू की शादी तय हो गई है। मैंने कहा था, अरे अभी तो उसने बीए किया है, एमए की पढ़ाई नहीं करेगी क्या? मम्मी ने कहा था, ये तो सब उसके परिवार वालों पर निर्भर करता है। कहते हैं अच्छा लड़का है, चंडीगढ़ का है, अगर पढ़ना चाहेगी तो वहीं जाकर पढ़ लेगी। खैर बात आई गई होगी, लेकिन तुम्हारा चित्र एक बार मेरी नजरों के सामने घूम गया। ना जाने क्यों मुझे कुछ खलने सा लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी शादी के बाद मेरे जीवन में कुछ कमी सी होने वाली थी। मैं नहीं जानता था। हमने इतने वर्षों में सिर्फ कुछ बार ही एक दूसरे से बात की थी, वो भी कभी कभी किसी के यहाँ किसी समारोह में, या कभी जब पड़ोस के सभी लोग कहीं घूमने जाया करते थे या पिकनिक मनाते थे। लेकिन इतना तो मैं जान चुका था कि तुमको क्या क्या पसंद था और तुम भी जानती थी कि मुझे क्या पसंद था। तुम आर्ट्स की छात्रा थी और मैं विज्ञान पढ़ा करता था। तुम्हारी नज़रों से ही मुझे लगता तो था कि तुम मुझे बुरा तो नहीं समझती थी, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता था कि तुम मुझे पसंद करती थी। खैर तुम्हारी शादी की बात सुनकर मैं मन ही मन न जाने क्यों उदास सा हो गया। 2-3 दिन घर में बिताने के बाद मैं एक दिन बाहर निकला तो मैंने तुमको तुम्हारे घर के बाहर खड़े देखा। मैं सामने से जा रहा था। तुम्हारी तरफ देखकर मैंने अपना सर हिला दिया। तुमने भी हल्के से सर हिला दिया। तभी अचानक ना जाने मुझे कहाँ से हिम्मत आ गई। मैं रुक गया था और मैंने तुमको पूछा, मंजू तुम आगे की पढ़ाई नहीं करोगी क्या? तुमने मुंह से तो कुछ नहीं कहा था, सिर्फ इनकार में सिर हिला दिया था। लेकिन क्यों? अभी तो तुम बहुत छोटी हुई हो, कोई शादी की उम्र तो नहीं है। मेरी बात का जवाब दिए बिना तुम घर के अंदर चली गई थी। अगले दिन जब मैं सुबह की सैर से घर वापस आ रहा था तो मैंने तुमको
अपने ही मोहल्ले की राशन की दुकान से कुछ खरीदते हुए देखा। मैं फिर से हिम्मत करके तुम्हारे पास चला गया था और तुमसे फिर वही सवाल पूछा था। तुमने कहा था, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे मम्मी डैडी ने फैसला लिया है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा होने वाला पति फौज में है। हाँ, फौज में मेजर है कहते हैं। तो तुम चंडीगढ़ जाकर आगे की पढ़ाई करोगी? ये तो अब उनके ऊपर निर्भर है, अगर पढ़ाना चाहेंगे तो पढ़ लूँगी। वैसे तुम इस शादी से खुश हो? खुश होने ना होने की तो कोई बात ही नहीं है, जैसा मम्मी डैडी कहेंगे वैसा करना ही पड़ेगा। तुम तो जानते ही हो हमारे समाज को। तभी उसने अचानक सामने से अपनी मम्मी को आते हुए देखा और वो जल्दी जल्दी अपनी मम्मी की तरफ चल दी। 1 हफ्ते के बाद मैं दिल्ली वापस आ गया और फिर से अपनी पढ़ाई करने लगा। 2 वर्षों में मैंने एमएससी पास किया और मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। तकनीकी काम था, मुझे प्रोडक्शन विभाग में डाल दिया गया। कुछ ही दिनों में मैं सुपरवाइजर बन गया और अगले 1 वर्ष में तरक्की करते करते मुझे असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया गया। कंपनी की तरफ से मुझे एक मोटरसाइकिल भी मिल गई थी। इस बार जब मैं छुट्टियों में घर आया तो मम्मी से मालूम चला कि मंजू के साथ कुछ हादसा हुआ था। क्या हुआ मम्मी? बेटा, मंजू का पति फौज में शहीद हो गया है। बेचारी 2 सालों में सिर्फ 1 महीना ही उसके साथ रही, क्योंकि वो हमेशा बॉर्डर पर ड्यूटी पर ही होता था। तो अब मंजू कहाँ है? बेटा, अभी तो बहुत जवान है, इसलिए उसके मम्मी डैडी उसको वापस अपने घर पर ही ले आए हैं। वहाँ सारा जीवन विधवा का जीवन बिताने के लिए तो नहीं छोड़ सकते थे ना। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ मम्मी। तू भी जाकर मिला ना, उसके मम्मी डैडी से भी मिल लेना और अफसोस जाहिर कर देना, उन लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप साथ चलेंगी तो मैं चलूंगा। उसी शाम को मैं और मम्मी मंजू के घर पहुंचे। मैंने अंकल और आंटी के समक्ष अफसोस व्यक्त किया और फिर कुछ बातचीत की। अंकल ने कहा कि अब उनकी बेटी उनके साथ ही रहने वाली थी और वो हमारे ही शहर में एमए की पढ़ाई करना चाहती थी। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़ लेगी, एमए करके एमफिल कर सकती है, पीएचडी कर सकती है, इसका अंग्रेजी साहित्य है, ये तो बहुत अच्छा फील्ड है। खैर, बातचीत के बाद हम लोग एक एक कप चाय पीकर घर वापस आ गए। इस बीच मैंने एक झलक मंजू की भी देख ली थी। वो पहले से और अधिक सुंदर दिख रही। वो कहने को ही शादीशुदा थी, क्योंकि 2 वर्षों की शादी के दौरान भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था, उसका कोई बच्चा भी नहीं था। जब मैं दिल्ली वापस आ गया तो मेरे ख्यालों में बस मंजू ही घूम रही थी। आखिर मैंने हिम्मत करके अपने मम्मी को एक दिन फ़ोन कर दिया और उनको बताया कि अगर वो लोग अनुमति दें तो मैं मंजू से शादी करने को तैयार था। मेरी मम्मी और मेरे डैडी मेरी बात को सुनकर एकदम भड़क उठे। उनके अनुसार वो किसी विधवा के साथ अपने जवान बेटे की शादी करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। लेकिन मैंने फ़ोन पर ही कहा, मम्मी, कल को ऐसा मेरी बहन सुमन के साथ भी तो हो सकता है, तब भी आप यही बात कहेंगी क्या? खैर 3-4 बार फ़ोन करने के बाद
मेरी मम्मी ने मुझे हमारे शहर बुला लिया। मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया। जब मंजू के माता पिता से इस बारे में बात की गई तो उनकी तरफ से तो इनकार का कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने तो मुझे सर आंखों पर ही बिठा दिया और इतना सम्मान दिया जिसकी मैंने जीवन में कभी आशा भी नहीं की थी। उस समय मुझे मालूम चला कि मैं उस लड़की को कई वर्षों से प्यार करता था, लेकिन इतने वर्षों के बाद वो प्यार अब खुलकर सामने आ गया था। जब मुझे मंजू से अकेले में बात करने का मौका मिला तो मैंने उसको बताया कि मैं उसको बहुत पहले से प्यार करता था। मंजू ने भी न जाने कहां से हिम्मत पाकर मुझे कहा, तुम जानते नहीं हो, इतने सालों से हम लोग रोज एक दूसरे को देखते थे। तुम सिर हिलाते थे तो मैं भी सिर हिला देती थी। कभी कभी तुम बात करते थे तो मैं भी बात कर लेती थी। अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लगे होते तो क्या मैं तुमसे ऐसे बातें किया करती या ऐसे सर हिलाकर जवाब दिया करती? लेकिन मैं क्या करती, जैसे जैसे मेरे मम्मी डैडी कहते गए मैंने कर लिया। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि जोड़ियां भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजता है। मैं आपकी पत्नी नहीं, आपकी दासी बनकर रहूंगी, क्योंकि आपने मुझे नीचे से उठाकर अपने सर पर बिठा दिया है। तभी मैंने मंजू के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अरे पगली, ऐसा क्यों कहती हो? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। क्या एक बार दिल टूट जाने के बाद क्या लोग जीना छोड़ देते हैं? तुम अब भी वही मंजू हो जिसको मैं कॉलेज के ज़माने में देखा करता था। बस फिर क्या था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और 1 महीने के बाद ही हम दोनों शादी करके दिल्ली आ गए, जहां मैंने पहले से ही एक अपार्टमेंट लेकर रखा था। उसके आने के बाद मेरा वो अपार्टमेंट धीरे धीरे एक बहुत प्यारे घर में तब्दील होने लगा। बस यही है मेरी छोटी सी प्रेम कहानी।